अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप क्या मक्खियां मार रहे हैं? नहीं, आपको पता है किसी दिन आपने राज पूछ ही लेना है कि मैंने अपनी कॉफी और अपना पानी यहाँ इस तरह से टिश्यू पेपर से डिस्क्लेमर दे दूं कवर करके क्यों रखा हुआ है। तो यहाँ पर इससे पहले वो जो हेयर स्प्रे होता है ना, उसकी बारिश हो रही होती है इस तरफ से, इसलिए मैं जरा अपनी चीजों को केमिकल से बचाने के लिए ये सारे हिफाजती इक़दाम उठाता हूँ। मैं आपकी इस बात को जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगी बिकॉज़ ये इल्जाम है। चलें, लेट्स सी आपकी पिटीशन पे कौन सा बेंच बनता है। ये भी आपको पता है ना, इससे भी इससे हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या फैसला आने वाला है। ये तो खैर एनीहाउ, हिफाजती इक़दामात से याद आया, आपको पता है बारिश का सिलसिला रुक नहीं रहा है। कल रात फिर कराची में सुबह उठे तो ऐसा लग रहा था रात जल थल एक हुआ है। सड़कें जो पहले से भरी हुई थी और भर गई। सो इट सीम्स लाइक कि बादलों ने ठान ली है कि हमने नहीं जाना, हम नहीं जा रहे, हमने इधर घर बना लिया है कराची में। लेकिन एक बात बता दूं, मतलब अगर थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहे ना तो बारिश की वो आवाज़ और वो अच्छा भी लगता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी तबाही ऑलरेडी आ चुकी है तो अब कोई गुंजाइश रही नहीं है। लेकिन थोड़ी थोड़ी होती रहनी चाहिए। मतलब कभी कभार वो सरप्राइज़ कि आप एकदम से आँख खुले तो बारिश हो रही है बाहर, इट ऑल्सो साउंड्स गुड बट नॉट इन आवर केस, क्योंकि कराची का हाल बहुत बुरा है। और जिन जिन इलाकों से पानी ज़रा कम हुआ है, ज़रा नीचे गया है, तो वहाँ जो हालतें हैं नीचे, तो सड़कें टूटी हुई हैं, गटर खुले हुए हैं, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। बर्न्स रोड पूरा पानी से भरा हुआ है। बर्न्स रोड के अतराफ़ के इलाके, ये जो अस्पताल है, बड़ा मशहूर मैटरनिटी अस्पताल है, दोनों है ना, बस एक, अच्छा ओके, हाँ है नहीं, लेडी डफरिन और इसके अतराफ़ के जो इलाके हैं ये सारे पानी से भरे हुए हैं। फिर साथ ही साथ खलीकुज़मा रोड, अस्करी वन और शहर के दीगर नशेबी इलाके। आप सोच भी नहीं सकते अभी तक ऐसे बड़े बड़े इलाके हैं डीएचए में। बुखारी तो निकला ही नहीं, इत्तेहाद कमर्शियल, बुखारी कमर्शियल, निशात कमर्शियल। यहाँ पे कमर्शियल एरियाज़ में तो हमने सोचा ही नहीं ना कोई ड्रेनेज का निज़ाम हो, इसलिए वहाँ पे तो जैसे है बस वैसे ही है, उसी तरह आपको ज़िंदगी का गुजर बसर करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी वार्न कर दूं कि मैंने आज सुबह अपने घर के पास एक डेंगू मच्छर स्पॉट किया है। आई एम टेलिंग यू क्योंकि saw the dengue मच्छर, you picked it up? नहीं, I did not pick it up. मैं वैसे तो आजकल डड्डू मेंढक जिसे कहते हैं ना, वो भी भरमार है उसकी। हाँ, नीचे आप गैराज क्यारियों में देखें बहुत ज़्यादा आपको नजर आएंगे, लेकिन यू नो वो शीशे की खिड़की के बाहर आई कुड सी द स्ट्राइप्स ऑन दैट मच्छर, क्योंकि स्टैगनेंट पानी इतना ज़्यादा है, चाहे वो गमलों के नीचे पड़ी प्लेटें हों या फिर कोई और प्याला आपने रखा हो। मतलब ये है कि पानी को ऑब्वियसली जो सड़कों वगैरह पे उसका हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अपने घरों के इर्द गिर्द, अपने टेरेसेस पे, बैल्कनीज में पानी को खड़ा ना होने दें। और जहाँ पानी आपने अगर स्टोर खुद भी किया हुआ है तो उसको कवर रखें, बिकॉज ऑफ कोर्स डेंगू मच्छर की अफजाइश का सिलसिला शुरू हो चुका है, इसलिए बहुत एहतियात करें, क्योंकि हम कोरोना तो करते हैं लेकिन अल्लाह माफ़ करे, डेंगू इतनी कोई बुरी बीमारी है ना। मूविंग ऑन कर रहे हैं, हाँ मूविंग ऑन कर लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है। उधर भी प्रोग्राम का हिस्सा है और यहाँ भी प्रोग्राम का हिस्सा है, तो हम उनसे बात भी करेंगे, बट दैट विल हैपन जस्ट इन मोमेंट। उससे पहले कुछ और बातें, जो उससे पहले डिस्क्लेमर देना है कि बस आजकल ना जिसका जो दिल चाह रहा है वैसी फड़ी मार रहा है वैसी गीदड़ भपकी मार रहा है और तो ऐसा लंबी छोड़ रहा है। बिल्कुल, जो लंबी छोड़ी जा रही है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आजकल सब गरजने के मूड में हैं, बरसना इन लोगों के बस की बात नहीं, जो बरस रहे हैं वो बरस भी रहे। वो कुछ लोग तो खामोशी से अपना काम करके निकल जाते हैं, तो वो भी हमने देखा है। बट एनीवे, अभी हम बात कर रहे हैं और आपको बताएंगे डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग पर फैसला हुकूमत और अदलिया को आमने सामने ले आया है। और हुकूमत ने पहले इस केस में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया, फिर जब फैसला आया तो मानने से इनकार कर दिया, मगर अब हुकूमत जो है फैसले पर रद्द अमल दे रही है। और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी दी है। कैबिनेट में भी जो है वो डिस्कस हुआ है, और वो डिस्कस इस तरह से हुआ है कि अगर एक सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला से मुतल्लिक़ ये कहती है कि हम उसे सूबे में दाखिल नहीं होने देंगे, तो ये काफ़ी जवाज़ है कि फिर उस सूबे में जो है वो इम्पोज किया जाए गवर्नर। सो बेसिकली उन्होंने कहा एक सूबाई हुकूमत अगर कोई चढ़ाई करता है या फिर कोई किसी वफाकी वज़ीर को रोकता है तो फिर हमारे पास जवाज़ होगा। खैर 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज लगाना आसान नहीं है, उसकी काफ़ी इम्प्लिकेशंस भी हैं और उसकी काफ़ी प्री रिक्विजिट भी हैं। तहरीक इंसाफ ने भी राना सनाउल्लाह के बयान पर साफ जवाब दिया। क्या कहा, सुने ज़रा। कल सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया है, उस पर अमल दरामद हुआ है और आज आप कह रहे हैं कि आप गवर्नर रूल लगा देंगे। आपने अपने लॉ मिनिस्टर से सिर्फ ये कर लें
कि जो गवर्नर रूल की जो हमारी शिक है उसको पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नर रूल किन हालात में लगता है। आपकी अपनी तो इज़्ज़त नहीं है और आप एक बोंगियाँ मार रहे हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लें ताकि आपको कम से कम जब बात करें तो समझ हो कि आप बात क्या कर रहे हैं। ये एक अहमकाना पॉलिसी के ऊपर इस वक्त नून लीग जो है वो गामजान है। इनका ख्याल है कि अब नून लीग का ज़रूरत नहीं रही, अब हमें नाराज़ लीग बनना है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। मसला ये है इनका कि ये कौन सा गवर्नर राज लगाएंगे। भाई इस मुल्क के अंदर अवामी राज लग चुका है, ये आज ही लगा के शौक पूरा करें। ये 2 घंटे नहीं गवर्नर राज जो है इनका सस्टेन कर सकता, हमें भी पता है। ये तड़ियां हटाने का जो है वो वक्त चला गया है। ना इनको आइन नजर आता है, ना इनको कानून नजर आता है, ना इनको किसी के मैंडेट का एहतराम नजर आता है। पंजाब में वाज़े मैंडेट मिल चुका है। राना सनाउल्लाह जैसे लोग जो हैं ये नून लीग के हामी नहीं है, ये बल्कि उनके दुश्मन है। ये सब कुछ तो आपने सुन लिया। और दूसरी तरफ वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से मुतालिक तजावीज़ पर बहस कराने का फैसला भी कर लिया है। और इजलास में बताया गया है कि आज खुद नोटिस केस और बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 19वीं आईनी तरमीम को मंजूर करना पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गलती थी और हमें धमकी दी गई कि 19वीं तरमीम पास करो वरना 18वीं तरमीम को उड़ा देंगे। जुडिशल रिफॉर्म का हमने वादा किया था इस मुल्क और कौम के साथ, और वो जुडिशल रिफॉर्म क्या कहता था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना है जो आइन के बारे में फैसले करें। जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स है वो किसी एक जज के हाथ में नहीं हो सकता कि वो अपना भाई का या अपना चेंबर का किसी को जज बना दे। जुडिशल अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है ये हाउस करेगा। और हमने आईनी तरमीम किया, हमने तरमीम किया और फिर इस हाउस को, वक्त का वजीर आजम को, वक्त का वजीर कानून को धमकी दिया गया कि आप ऐसे काम ना करें, आप 19th अमेंडमेंट पास करें, वापस हमें अपना अख्तियारात दो वरना हम आपका 18वीं तरमीम को उड़ा देंगे। और फिर जनाब स्पीकर, मैं आज हाउस का फ्लोर पे मानता हूं कि यह हमारा गलती था, यह हमारा गलती था कि हम वो उस धमकी में आ गए। 19th अमेंडमेंट पास किया, हमें कभी 19th अमेंडमेंट नहीं पास करना चाहिए था। हमें कहना चाहिए था, हमें उस वक्त का अदालत को कहना चाहिए था कि ये आईन पाकिस्तान है, आप नहीं मानते हो तो घर चले जाए, मगर हम इस आईन को नहीं तब्दील करें। चलिए, एतराफ़ कर लिया कि हम धमकी में आ गए और उसके बाद 19वीं तरमीम पास करा दी गई, लेकिन बात तो तब है जब इसके बाद कोई धमकी दे और हमारा कोई भी सियासतदान या कोई भी सियासी पार्टी या कोई भी बरसर इक़्तिदार हुकूमत उस धमकी में ना आए। इसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा और तब भी सियासतदान यही तर्ज़ अमल अपनाएंगे और उसके बाद जब कोई मौका आएगा तो इजहार ख्याल कर देंगे कि हम तो ब्लैकमेल हो गए या हम धमकियों में आ गए। ये सिलसिला चलता रहेगा मेरा ख्याल है, क्योंकि जो एक दफ़ा धमकी में अगर उसी टाइम कि कोई जैसे कहते हैं ना नक्कू ठप दिया जाए किसी चीज़ का, तो फिर वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है। खैर, बार काउंसिल ने भी सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा कर दिया। 5 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स, आज खुद नोटिस और बेंचेस का फैसला करें। लेकिन आपको दिखाना कुछ और है और आपको बताना ये है कि कल जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब किया उसमें भी अदलिया को बड़े आड़े हाथों लिया और बहुत कुछ कहा। सुने। अगर इस मुल्क के अंदर अगर हमने सैंक्टिटी, एक्विटी, कानून और आइन और इंसाफ को हमने आगे ना बढ़ाया तो फिर हमें तारीख में कोई याद नहीं रखेगा। 22 करोड़ अवाम परेशान हैं कि ये क्या मुल्क है जहां पर इतनी बड़ी धांधली हो, इतनी बड़ी करप्शन हो और दोहरे मयार हो और वहां पर कोई इंसाफ देने वाला ना हो। दुखी दिल के साथ मैं फिर कहना चाहता हूं कि अदलिया का मेरे दिल में बहुत एहतराम है। अगर अदल इंसाफ नहीं होगा तो ये मुल्क खुदादाद मुल्क पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। मैं सिर्फ दोहरे मयार की बात कर रहा हूं जनाब स्पीकर, डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं। खुदा की कसम, इस ऐवान की मदद से और अल्लाह की मदद से और आपके तावन से हम पाकिस्तान को बनाएंगे और अज़ीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। मुकाबला करेंगे, फस्तायत का मुकाबला करेंगे, इसकी फस्तायत का मुकाबला करेंगे, इसकी ज़हनियत का मुकाबला करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। उसके आगे सर झुकता है, गर्दन कट सकती है, किसी आगे झुक नहीं सकती मासवा उस ज़ाते बारी ताला की। चलिए जी, शहबाज शरीफ साहब ने तो फस्तायत का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। ऐलान जंगी तसव्वुर किया जाए
लेकिन क्या है कि हर थोड़े दिन बाद आके कह देते हैं कि दुखी दिल के साथ कोई बात कर रहे हैं, बस वो दुख से आगे बात बढ़ नहीं पाती। अच्छा, खान साहब क्या कह रहे हैं? वो भी खान साहब सर्टनली जो कहते हैं, फिर आपको पता ही है वो ऑल्दो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन जब वो कौम से खिताब करते हैं तो ऐसे ही लगता है कि ही इज़ स्टिल इन द चेयर। उन्होंने कल यौम तशक्कुर मनाया, कल भरपूर जश्न मनाया गया मुख्तलिफ शहरों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से काफ़ी शहरों में गैदरिंग थी और खान साहब ने भी तकरीर की। सुनिए ज़रा क्या कहा। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि कहते हैं जी, मुझे कोई कई सहाफ़ी भी कहते हैं इमरान साहब आप इनसे क्यों नहीं बातचीत करते, आप बात ही नहीं करते। बातचीत सबसे करता है पॉलिटिशियन। तालिबान है, जो TTP है, इनसे भी बात करने के लिए हम तैयार। हम वो जो बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट है उनसे भी बात कर सकते, सिंध में जो कहते हैं सिद्धू देश, उनसे भी सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं, आपका माशरा तबाह हो जाता है। जब तक कि ये ताकतवर डाकू मुल्क में दंदनाते फिरेंगे और जब भी इनको कोशिश होगी इनको कानून के नीचे लाने की, ये ब्लैकमेल करेंगे, धमकियां देंगे। ये इन्होंने क्या तमाशा किया कल हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ, क्या क्या इन्होंने नहीं किया अदलिया से। सारे वो एक से एक बड़ा मुल्क का डाकू बैठ गया टेबल पे और एक से एक शुरू हो गया बुरा, कोई अदालतों को बुरा भला कहना, थ्रेटन करना। अच्छा, पर मुझे इंटरेस्टिंग ये बात लगती है कि मैं हर किसी से बात करता हूँ, मैंने तो कभी मना नहीं किया कि मैं ऑब्वियसली आई टॉक टू एवरीबडी, लेकिन मैं चोरों से कभी, मतलब फिर जब बात ये आ जाए कि चोरों और इस किस्म के इल्ज़ामात या कि ये सारे लक़ब दे दिए जाएं, तो फिर हु वांट्स टू टॉक? तो थोड़ा सा वो एनवायरनमेंट भी ऐसा क्रिएट होना चाहिए ना कि बातचीत होती रहे और एक दूसरे का मैंडेट जो है उसको तो एहतराम किया जाए। उसका थोड़ा सा करना चाहिए ना कि वो भी वोट लेके ही बैठे हुए यहाँ पे। आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं कि चोर डाकू, मतलब साबित करते हैं आप भी बरसर इक़्तिदार रहे हैं, कोई एक केस किसी पे साबित नहीं हो सका, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं दहशत गर्दों से तो बात कर सकता हूँ, जिन्होंने हमारे फौजियों के गले काटे मैं उनसे बात कर सकता हूँ, जिन्होंने हमारे बच्चों का खून बहाया मैं उनसे बात कर सकता हूँ, जो रियासत पाकिस्तान का आईन कानून नहीं मानते मैं उनसे बात कर सकता हूँ, लेकिन जो किसी भी अदालत की तरफ से चोर या डाकू साबित नहीं हो सके मैं उनसे बात नहीं करूँगा। बिल्कुल, मीर साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सी बातें उनसे भी पूछनी है, समझनी है। हामिद मीर इज़ विद अस। मीर साहब, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत कुछ जारहाना मूड में हमें नज़र आई है। पहले गवर्नर राज की बात कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि हुकूमत इस तरह का कदम उठाने में वाकई संजीदा है या फिर ये भी वो एक हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे, और अगर ऐसा हुआ तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, मतलब क्या होगा फिर? देखिए, कल रात को जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ था उसमें गवर्नर राज पे बात हुई थी, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक उस काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म साहब को ये बताया गया कि गवर्नर राज मखसूस हालात में लगाया जाता है, वो गवर्नर राज नहीं लग सकता। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हमारे आइन में 18वीं तरमीम हुई थी, तो उस 18वीं तरमीम में जो गवर्नर राज का नफाज है इसको बहुत मुश्किल बना दिया गया। गवर्नर राज जो है वो आइन के 2 आर्टिकल्स के तहत लग सकता है। एक तो आर्टिकल 232 है, 232 जो है उसके तहत एमरजेंसी लग सकती है। अगर मुल्क में एमरजेंसी के हालात हों तो उसके लिए जो सूबाई असम्बली होती है सूबे की, अगर वो करारदाद मंजूर करे तो वो गवर्नर राज लग सकता है, एमरजेंसी लग सकती है। फिर दूसरा है आर्टिकल 234, उसके तहत भी आप गवर्नर राज लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि मखसूस हालात हों सूबे में। कोई ऐसे सदर ममलकत जो हैं उनको अगर गवर्नर सूबे का बताया कि जी ऐसे हालात हैं कि सूबे में एमरजेंसी नाफज करनी है या सूबाई असम्बली के इख्तियारात जो हैं उनको सलब करना है, तो अगर इस वक्त जो पंजाब के गवर्नर हैं जनाब बलीगुर रहमान साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अगर वो कह भी दें सदर ममलकत को कि पंजाब में गवर्नर राज लगा दें, तो आपको पता है वहाँ पे कौन बैठे हुए हैं? आरिफ अलवी साहब बैठे हुए हैं। तो आरिफ अलवी साहब से 2-3 दिन पहले जो मेरी एक लंबी मुलाकात हुई उसमें और भी सहाफ़ी मौजूद थे, तो मुझे तो नहीं लगता कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उनको अगर गवर्नर पंजाब 234 के तहत कहेंगे कि आप गवर्नर राज लगा दें तो वो लगाएंगे। हाँ, अगर वो इनकार कर दें और समरी रोक लें तो उसके बावजूद लग सकता है गवर्नर राज, लेकिन उसके बाद फिर जो वफाकी हुकूमत है उसको पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से उसको एंडोर्स भी करवाना पड़ेगा। तो ये अगर गवर्नर राज लगा भी देते हैं तो सूबाई हुकूमत जो है वो वज़ीर आला साहब या तहरीक इंसाफ जो है वो किसी अदालत में चली जाएगी, तो वो अदालत उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि माजी में
गवर्नर राज लगा एक सूबे में और वो स्ट्राइक डाउन हो गया, तो पहले ही मेरा ख्याल है कि जो वफाकी हुकूमत है उसने जो रवैया अख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का बायकाट करके, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो बेहतर यह है कि अगर आप कोशिश करें कि सूबा और वफाकी हुकूमत जो है वो मिल के अगर आगे चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा चलें, वो तो मुश्किल ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस बयानात ही हैं। ये बताइए मीर साहब कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बिलाखिर ज़रा जारहाना मूड में हमें नज़र आए। इमरान खान पर 100 तरह के इल्ज़ामात लगाए, फिर अदलिया से 100 तरह की शिकायत भी की। तो क्या वो ग्राउंड बना रहे हैं कि अदालती इस्लाहात जिनका चर्चा है वो की जाएँ, या बस दिल के फपोले फोड़ रहे हैं ये बातें कर कर? दिल के फफोले जो हैं वही उन्होंने आपको दिखाए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी तकरीर में बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़ते हैं, और कल जो उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर की उसमें भी उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे शेर पढ़े। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि वो बताएंगे कि डॉलर क्यों नहीं काबू आ रहा, लेकिन उनकी जो पूरी की पूरी तकरीर थी थोड़ा सा जिक्र किया उन्होंने बारिश का, सैलाब का, इकॉनमी का, लेकिन सारे मसाइल का ज़िम्मेदार उन्होंने इमरान खान को इकरार दे दिया। हालांकि बारिश और सैलाब जो है वो तो इमरान खान साहब नहीं लेके आए, और वो तो खैबर पख्तूनख्वा में भी आया, वो सिंध में भी आया, पंजाब में भी आया, और बलूचिस्तान में बहुत ही बुरे हालात हैं। और बलूचिस्तान के हालात के बारे में मेरा ख्याल था कि उस पर शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से अदालतों के साथ शिकवे शिकायतें किए, तो मुझे याद आ गया कि किसी ज़माने में जब आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब एक दूसरे के बहुत मुखालिफ हुआ करते थे, और उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ एक दूसरे की बड़ी मुखालफत करते थे। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो हमेशा शिकवा किया करती थी कि लाहौर का बेटा जो है उसको इंसाफ मिल जाता है अदालतों से, लाड़काना की बेटी को नहीं मिलता, क्योंकि उनकी हुकूमत जब डिज़ोल्व हुई तो उसको बहाल नहीं किया अदालतों ने, लेकिन जब नवाज शरीफ की हुकूमत डिज़ोल्व हुई तो उसको बहाल कर दिया। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब भी बड़े शिकवे शिकायतें करते थे कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनको मिल जाती है रिलीफ अदालतों से और हमें नहीं मिलती। और उन्होंने जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने पंजाब में गवर्नर राज लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अदालतों ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो जो इल्ज़ामात पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पे लगाया करती थी कि अदालतें जो हैं वो इनके साथ बड़ी काइंडनेस का मुजाहरा करती हैं, बड़ी मेहरबानी करती हैं, अब वही इल्ज़ामात शहबाज शरीफ साहब इमरान खान पे लगा रहे हैं। अगर आप इमरान खान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की बहुत सी तकरीरों को देखें तो कंटेंट बहुत सा जो है उनका डिफरेंट होता है, लेकिन जो इल्ज़ामात है ना वो ज़रा आगे पीछे कर देते हैं वो एक दूसरे पे। तो मुझे कोई शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर है वो कोई इतनी मुतासिर कुन नहीं लगी। जब वो वज़ीर आज़म बन रहे थे तो उस वक्त उनसे किया था कि इंटरव्यू में कि आपको नहीं पता कि इमरान खान की हुकूमत ने IMF से क्या मुआहदा किया हुआ है, और जब आप वज़ीर आज़म बनेंगे तो ये IMF का जो मुआहदा है इस पर अमल दरामद करना आपके लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो मुझे कहते थे हम इसको रीनेगोशिएट करवाएंगे, तो क्यों नहीं करवाया आपने रीनेगोशिएट? मीर साहब यू आर राइट। और आप इससे पहले जो कह रहे थे सारी बात में बात ये है कि कौमी असम्बली में जब वो इजलास कर रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं तो उन्होंने सारी बातें जो आवाम को इफेक्ट करती हैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। और हम हमेशा यही बात करते रहते हैं कि ये लड़ाई एट द एंड ऑफ द डे इन लोगों की आपस की लड़ाई हो जाती है। अवामी इश्यूज़ पर लिटरली एक सरसरी सी जो है ना नज़र वो डाली जाती है, जैसे आपने बारिशों का भी आप जिक्र कर रहे हैं, डॉलर का। दीज आर द थिंग्स दैट अफेक्ट द पीपल, और इन पे बात नहीं होती और अपनी लड़ाइयाँ जो हैं वो चल रही होती हैं। खैर एनीवे मूविंग ऑन, ये भी बताएं कि हुकूमत के बयानात और इकदामात बता रहे हैं कि वो अदलिया से महाज़ा राय के लिए किसी हद तक तैयार हो ही चुकी है, और लेकिन उधर पंजाब हुकूमत की पूरी फोर्स के साथ जो है इमरान खान भी तैयार बैठे हैं कि अब तो उनके पास सारी उनके हाथ में है चीज़ें, तो वो वफाकी हुकूमत को ज़्यादा चलने तो नहीं देंगे, लगता यही है। तो क्या अब भी खुद इलेक्शन की तरफ जाना कोई ऑप्शन नहीं है? देखें, ये जो सवाल है ना इसके अंदर बहुत से सवालात हैं। पहली बात तो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान की बहुत सी जो बार कौंसलें हैं उन्होंने जो जुडिशल कौंसल कमीशन का इजलास हो रहा है इस्लामाबाद में उसके ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दी हुई है। और बहुत से जो कानूनी माहिरीन है, आइनी माहिरीन है, वो ये समझते हैं कि ये एहतजाज की कॉल दुरुस्त है, क्योंकि जो जुडिशल कमीशन है उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, वो सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते हैं। तो इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के, तो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है वफाकी हुकूमत कि अगर बार कौंसल्स जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट से नाराज़ हैं तो हम भी इसमें अपनी आवाज़ शामिल कर लें, ताकि जो हमारे खिलाफ परसों फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का जिससे परवेज़ लाई साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए, तो एक पॉइंट स्कोरिंग नज़र आ रही है।
बार कौंसल्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रा डिफरेंट है, और जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का जो शिकवा शिकायत है सुप्रीम कोर्ट के साथ, वो उसके पीछे सियासी मामलात हैं, उसका पस मंज़र सियासी है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी कुछ दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद कर रहे थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट को डिफेंड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल की नज़ाकत है उसका एहसास करते हुए वफाकी हुकूमत को और पंजाब की नई हुकूमत को रास्ता निकालना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि वफाक में एक पार्टी की हुकूमत है और पंजाब में किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत है, ये पहले भी होता रहा है। 1988 में भी हुआ, ऐसा 2008 में भी था, और अब 2022 में हम दोबारा देख रहे हैं। तो आप एक दूसरे से सियासी इख्तलाफ ज़रूर रखें, लेकिन मिलजुल के चलने की कोशिश करें। अगर आप मिलजुल के नहीं चलेंगे तो अल्टीमेटली आप दोनों का नुकसान है। ये नहीं है कि एक पार्टी का नुकसान होगा। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अगर आप पंजाब की हुकूमत को नहीं चलने देंगे तो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की आबादी की अक्सरियत आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी। और अगर वफाकी हुकूमत की पॉलिसियाँ जो हैं उससे पंजाब हुकूमत जो है वो खुश नहीं है और वो वफाकी हुकूमत को धमकियाँ देगी कि हम आपको नहीं चलने देंगे, हम वहाँ पर तहरीक अदम-ए-एतमाद ले आएंगे, तो उससे जो है मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत जो है उसकी भी हमायत काफ़ी है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलोचिस्तान में भी एक मखलूत हुकूमत है, तो दोनों तरफ नुकसान होगा। और सिर्फ आवाम का नुकसान नहीं है, रियासत का नुकसान है। इसलिए मैं यही कहूँगा, सुबह सुबह का वक्त है, आप मॉर्निंग शो कर रहे हैं, हंसते मुस्कुराते अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, तो आप भी ज़रा हंसते मुस्कुराते हुए शहबाज शरीफ साहब को और परवेज़ लाई साहब को ये अपील कर दें, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला के, कि भाई आप एक दूसरे से इख्तलाफ ज़रूर करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ अदालतों में मुकदमात ज़रूर दायर करें, लेकिन एक दूसरे को धमकियां ना दें। एक कह रहा है कि मैं आप पंजाब में गवर्नर राज लगा दूंगा, दूसरा कह रहा है कि मैं आपका पंजाब में दाखिला बंद करा दूंगा। तो ना तो आप सुल्तान रही हैं, ना आप मुस्तफ़ा कुरैशी हैं, आप शहबाज शरीफ हैं और परवेज़ लाई हैं। वेरी राइटली सर, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। तो हम भी आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला के, और हम तो पहले से ही कहते हैं कि प्लीज़ एक बेसिक कोडियल वर्किंग रिलेशनशिप कायम कर लें, क्योंकि इस मुल्क के ही हालात देख लें और आवाम के ही हालात देख लें और इकॉनमी के ही हालात देख लें। इससे पहले 2008 वाली सूरत हाल तो हमें बखूबी याद है, मतलब 88 वाला सर्टनली हमने नहीं विटनेस किया खुद बजाते खुद, लेकिन वहाँ पे भी पंजाब में PMLN की हुकूमत थी, वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अब एक तो वहाँ पे भी वो जैसे कहते हैं ना, हल्की पुल्की मौसीकी होती रहती थी, चलता रहता था मामला। आपको याद है गवर्नर सलमान तासीर, वो सारा मामला। अब भी ज़रा एटलीस्ट कोडियल वर्किंग रिलेशनशिप तो होना चाहिए। अच्छा, आई एम नॉट इवन गोइंग टू मेक दैट प्ली, नहीं होने वाला, तो लिहाजा इस पे इतने व्हाई आर यू वेस्टिंग योर ब्रेथ। अच्छा, मैं कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब से भी 100 शिकायतें, उन्होंने कहा जी हम IMF के साथ मुआहिदा रीनेगोशिएट करेंगे, नहीं किया। कल इमरान खान ने कह दिया वापस आए तो IMF में जाएंगे ही नहीं। तो सर वो कशकोल तोड़ने वाले पुराने वादे भी हमें याद हैं। इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट अभी से ना दिया करें। अच्छा, हमने बात नहीं है करनी है, आगे चलें, बहुत होगी। और मीर साहब वैसे ही कहेंगे कि बस करो इस चीज़ को। एनीवे जी, क्रिकेट की बात करते हैं, न्यूट्रल चीज़ पे बात कर लेते हैं। नॉट दैट उसमें भी कोई खास खुशियाँ हैं, क्योंकि माशाल्लाह श्रीलंका ने अपनी जो सेकंड इनिंग ख़त्म की तो वो क्या हदफ दे गए, 419। सोचे जरा, तो बस इतना सा, तो 9 विकेटें बाकी हैं। बिल्कुल, तो हमने ये अभी खेलना है। और ये भी आपको बता दें कि आखिरी दिन क्या हुआ है, खैर सब कुछ छोड़ दें। मोहम्मद यूसुफ हमारे बैटिंग कोच का क्या कहना है, ये जरा सुन। कल भी सिचुएशन बन सकती है जिस तरह ये दोनों खेल रहे हैं, एक टाइम ऐसा आ सकता है कि हम थोड़ा तेज़ खेल के इसको मैच को जीतने की तरफ जाएं। लेकिन अभी पहले कल का सेशन पहला लंच तक देखेंगे क्या कैसा जाता है। अल्लाह करे ये दोनों ही खेलें, 100 रन्स बनाते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन होगा, उसको चेस करने की तरफ भी जा सकते। आप देखिए परसों के बाद PMLN से ज़्यादा बुरा दिन कल किसके लिए होगा, लेकिन फिर भी मियां नवाज शरीफ की से इंस्पिरेशन हमें हासिल करनी चाहिए कि उनकी आंखों में खून उतरना था, लेकिन वो होता हुआ टांगों तक पहुंच गया। अब ये बात बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन देख लें, हम तस्वीर आपको दिखा दें ताकि आपको बड़े क्लियर कट समझ आ जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं। क्या मतलब कि क्या उनके कपड़े, मतलब इफ़ ऑप्टिक्स वाज वन थिंग ना, तो ये इस तस्वीर में लगता है कि वो कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सेलिब्रेटरी मूड में हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता जी कोई भी उनके खिलाफ फैसला है या क्या हो। तो लोगों को देखें, इर्द गिर्द लोगों को देखें बड़े महज़्ज़ब तरीके से, जो पाकिस्तान में तो 2 ही कलर, एक ब्लैक और ब्लू पहना जाता है, तो लिहाजा उन्होंने लंदन में वो रंग पहने हैं, लेकिन नॉट मियां साहब। तो मियां साहब ने कहा है कि मैं पिंक मफलर, पिंक ही है,
पिंक शर्ट, रेड मफलर, रेड ट्राउजर्स, बात हुई ना फिर कुछ लंदन भैया का साहब असर। वैसे आई जनरली थिंक अगर आप इसके साथ ब्लू पतलून पहन लेते, जीन ही पहन लेते, सो वो आपके रेड मफलर के साथ बड़ा सूट भी करती और पिंक शर्ट भी चल जाती है अगर कोई एडवाइस देनी है तो रेड पतलून के साथ कुछ मैच करके और दे, सॉरी क्योंकि पतलून रेड पतलून अगर पहनना लाजिम व मलजूम था ही तो फिर आप ये पिंक कमीज ना पहनते इसके साथ। मतलब कि इंसान का शौक होता है, कभी मूड भी हो रहा होता है। नहीं तो पिंक कमीज नहीं पहनते, स्नीकर्स अच्छे लगे वैसे मुझे। आई रियली लाइक योर स्नीकर्स मियां साहब। कीजिएगा तो ओवरऑल वो मीर साहब भी उस वक्त कह रहे थे ना कि मतलब अच्छी अच्छी बातें किया करें, खुशी की बातें किया करें, तो मतलब हमने क्या ये एडवाइस लेनी है, उधर एडवाइस आप देख लें। हाँ, सब इससे ये अखज़ किया जा सकता है ना, इससे इंस्पिरेशन भी हमें मिली कि भाई ज़िंदगी में चैलेंजेस तो आते रहते हैं। अगर आप इफ लाइफ थ्रोज लेमन मेक लेमनेड। मुझे लगता है कि मियां साहब की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कहा अब हमें पता लगा कि जोड़ दिया जाए। हमजा शहबाज शरीफ साहब ने किधर से ये इंस्पिरेशन ली है, बिकॉज शहबाज शरीफ बिल्कुल कॉन्ट्ररी है, बिल्कुल डिफरेंट एक स्टाइल है और उनका स्टाइल जो है वो एक्चुअली इट्स क्वाइट कूल। लेकिन बाकियों का है तो उसमें थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स। नॉट हेयर विद द रेड पतलून बट हमजाज ग्रीन जैकेट, यू रिमेंबर? हाँ, आपकी भी वैसी थी एक। तो आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल। आपके पास रेड पतलून भी है, मुझे लगता है कि ये ताया से इनहेरिट किया उन्होंने सेंस ऑफ स्टाइल। खैर जैसे कुछ रंग अगर खान साहब भी अपनी जिंदगी में ले आए तो इसमें भी कोई बुराई नहीं। खान साहब बहुत रंगीन पोलो कमीजें, आपको याद नहीं है? कौन सी बड़ी सेडेट किस्म की होती है, ब्लू ग्रे। नहीं, पिछले दिनों इतना चर्चा था जैसे ही वो वजीर आजम की कुर्सी से उतरे थे, उनकी पोलो कमीजें ये ऑरेंज और ये इन तमाम रंगों की थी। पतलून भी होनी चाहिए, पतलूनें नहीं थी वैसे, लेकिन काफी कलरफुल कमीजें थी। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आगे बढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू मोर प्रेसिंग इश्यूज। कमर ज़बान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के। शुक्रिया कायरा साहब, जरा ओवरऑल सूरत हाल पे उनसे बात करते हैं। कायरा साहब, पंजाब में गवर्नर आज की धमकियां दी जा रही हैं और जवाब में भी धमकियां ही सर्टनली आ रही हैं, मतलब वही एक महाजराई का सा माहौल है। पीपल्स पार्टी गवर्नर आज का आपको याद है एक तजर्बा कर चुकी है, आपके ख्याल में कोई फायदा होता है सारी एक्सरसाइज का? ये कोई धमकी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नर आज की नहीं लगाई गई। ये इंटरप्रिटेशन आपकी तरफ से या जिस भी तरफ से हो रही है, ये सोशल मीडिया का एक गेम खेला गया है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक खास सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हुए कहा, जब ये कहा गया पंजाब के और पीटीआई के लोगों की तरफ से कि हम राणा सनाउल्लाह की पंजाब में एंट्री बैन करने जा रहे हैं, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर ये मेरी एंट्री बैन करते हैं तो ये पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाने के लिए काफी होगा। हमें किसी गवर्नर राज की जरूरत नहीं है, ना हम लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई अपने हदूद से तजावुज करेगा तो उसको अपने हदूद के अंदर रखने के लिए कुछ फैसले करने होंगे। ये फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है, तो कोई धमकी हमारी तरफ से नहीं है। ये है कि अगर उन्होंने कहा कि अगर ये वो करते हैं, अपने हदूद से तजावुज करते हैं कि वो फेडरल गवर्नमेंट के इंटीरियर मिनिस्टर को पंजाब में दाखिला बैन करते हैं, तो नेचुरली फेडरल गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड, और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। लेकिन मेरा ख्याल है जो तफसीली फैसला आया है उसके बाद शायद इस तरह के फैसलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पंजाब की हुकूमत वैसे ही 2-4 दिन की मेहमान ही है। अच्छा चलें, ये तो आपने क्लैरिटी दे दी इस बात की। अब इसके साथ ही फैसला हुआ कि अदलिया के रूल्स में तब्दीलियां और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक कुछ किया जाएगा। अब ये बुनियादी तौर पर तो पीपल्स पार्टी का ही आइडिया था, लेकिन अब तो टाइमिंग ऐसी है कि महाजराई का तासुर ही जाएगा, तो इसके बावजूद इन इस्लाहात को ज़रूरी समझेंगे? अब डेमोक्रेसी के पार्ट 1 में जो चीज़ें रहती हैं उसमें जुडिशल रिफॉर्म्स भी हैं, वो बिल्कुल हमारे एजेंडे का हिस्सा है, और वो आज हम नहीं कह रहे, इस फैसले के बाद नहीं कह रहे, कि जब गवर्नमेंट आई थी तब हमने फैसला किया था। हाँ, इसका तासर ये दुरुस्त है, और हर चीज किसी न किसी वजह से ट्रिगर होती है। फर्ज करें ये चीज इस बात से ही ट्रिगर हो गई कि अदलिया और इस वक्त गवर्नमेंट है, इनके दरमियान एक अनइजीनेस की कैफियत आ गई है। एक डेडलॉक तो मैं नहीं कहता, लेकिन एक नापसंदीदा कैफियत आ गई है। उससे निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता वही है जो बीबी शहीद ने कंसीव किया था, सीओडी पे अमल करें और हम जुडिशल रिफॉर्म्स करें। जिस तरह हम फौज को कहते हैं, हम सियासतदानों को कहते हैं, हम अदलिया को भी उसी तरह कहते हैं कि आपको भी अपनी जो आईनी दायरा कार है, आपको उस दायरा कार के अंदर रहना है।
ये नहीं है, ये याद रखिए। पार्लियामेंट है जो पैदा करती है आइन को, पार्लियामेंट है जो पैदा करती है उस आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की वजह से या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से न पार्लियामेंट पैदा होती है, न सियासी जमातें पैदा होती हैं, न आइन पैदा होता है। सो सुप्रीम कोर्ट को भी आइन के सबसेर्विएंट रहना होगा। हमारी नजर में ये तजावुज न सिर्फ एक इदारे बल्कि अदलिया की तरफ से मुसलसल हुआ है। उसी पे एक रिजेंटमेंट आज आपको पार्लियामेंट के अंदर नजर आई है और हमने दुरुस्त समझा कि हमें अब जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। ये एक दुरुस्त फैसला है। शुक्रिया आपका कायरा साहब, आपने वक्त दिया। लेट्स सी आगे क्या होता है। आज आपको बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से मर्ज़ से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है और तेज़ी से इस मर्ज़ को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दाम ही हैं जो किए जा सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएं तो एक तस्दीक शुदा खून अपने आप को लगवाएं और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के केसेस में बहुत तेज़ी है और ये हम बाय द वे पाकिस्तान जो है दुनिया में इस हवाले से हमारा दूसरा नंबर है। किसी अच्छी चीज़ में कोई ख़ास हमारा नंबर नहीं होता, लेकिन इसमें हमारा दूसरा है। और पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से सालाना 35,000 शहरी जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। मतलब आलूदा पानी, नाकिस खुराक और दूसरों से लगता है ये किस तरह से कि अगर आप बार्बर के पास जा रहे हैं तो अब तो प्लीज़ वो ज़माना है कि आप मेक श्योर कीजिए कि वो नया ब्लेड, डिस्पोजेबल ब्लेड इस्तेमाल करें। कैंची अगर आप रख सकते हैं तो अपनी खुद साथ रखें। मैनीक्योर पेडिक्योर करा रहे हैं तो मेक श्योर ऐसे सैलून से कराएं। बल्कि ख़वातीन के लिए तो मैं ये कहूँगी कि अपस्किल अगर आप उसमें भी जा रहे हैं तो फिर भी अपनी किट रखें। अपनी किट हो बिल्कुल, बिकॉज इतने पैसे तो वैसे ही चीज़ों पर लगा रहे होते हैं, तो अपनी किट रखें ताकि आपका मैनीक्योर पेडिक्योर जो है अपने ब्लेड से हो। डिस्पोजेबल की आपने बात सही की है और डिस्पोजेबल में भी चेक करें अच्छी जगहों से अगर आप कराएंगे अपनी शेव वगैरह तो आपको पहले दिखा देते हैं कि जी ये डिस्पोजेबल है। सो मेक श्योर तस्दीक करें इस बात की। और उन जगहों पे भी जाना और खासतौर पे डेंटिस्ट वगैरह आपको पता है ना कि वो तो मेक श्योर कर लें कि सारी जगह से। पंजाब के मामलात का ज़रा तस्करा करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनते ही मुल्क का सबसे बड़ा सूबा एक बार फिर नई तकर्रियों और तबादलों की जद में है। CCPO लाहौर, DG एंटी करप्शन लाहौर पंजाब को हुदे से हटाया गया है। इनके अलावा ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसी तब्दीलियाँ की जा रही हैं। आज इमरान खान लाहौर पहुँचेंगे। ज़राए बताते हैं कि पंजाब पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए आज मज़ीद अहम फैसले मुतवक्के हैं। ऐसा सिर्फ सर्टनली बहुत कुछ प्लानिंग है इसके पीछे जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। पंजाब में तकर्रियों और तबादलों में ये म्यूज़िकल चेयर बाय द वे आपको याद है ना, उस्मान बुज़दार साहब के दौर में भी ज़बरदस्त चलता था। तो ये वहाँ की अब एक रवायत टाइप ही बन गई है। आपको ये भी बता दें कि हमजा शहबाज वज़ीर आला बने तो भी यही अमल दोहराया गया था और लगता है जो भी पंजाब के तख्त पर बैठता है उसकी सबसे ज़्यादा तवज्जो बस अपनी पसंद के अफसरान लाने पर ही होती है। आई एम सॉरी, ये तासुर जो है वो अब आना स्टार्ट हो गया है। आवाम की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। जिस तरह के कल हमने आपको DHA में एक खातून के किडनैपिंग और कार जैकिंग की आपको खबर दी थी, उसकी भी हम वैसे अपडेट लेंगे कि उसका क्या हुआ, क्योंकि पता यही चल रहा है कि पिछले कुछ दिनों में कोई 10-11 ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। अच्छा जी, हकीकी आज़ादी हासिल करने के बाद इमरान खान अब लाहौर आएंगे और अपने वज़ीर आला को इंस्ट्रक्शंस देंगे। एक और भी इंटरेस्टिंग बात यह कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब चूँकि स्पीकर थे, स्पीकर का कमरा उन्हें पसंद है क्योंकि वो कमरा बड़ा है, इसलिए उसी कमरे पे उन्होंने वज़ीर आला की तख्ती लगवा ली है। सो ही डिड नॉट वांट टू चेंज हिज रूम। और अच्छा, साथ ही आपको बताते हैं कि सिप्तान खान जिन पे बाय द वे नैब केस भी था, उनको स्पीकर तैनात कर दिया गया है पंजाब असेंबली। तो ये भी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है और हमें बताने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब। रईस अंसारी साहब ज़रा बताइएगा कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। परवेज़ इलाही साहब के बड़े करीब हैं, आपको पता ही है, लाहौर में तो सब जानते हैं। भट्टी साहब ग़ालिबन उनको भी कोई ओहदा दिया गया है और खान साहब आज लाहौर पहुँच भी रहे हैं, तो क्या क्या हम एक्सपेक्ट करें? देखिए, पहली बात आपने जो कही कि जो अफसरान की म्यूज़िकल चेयर चलती रही, लेकिन अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की म्यूज़िकल चेयर चलनी शुरू हो गई है। ऐसा ही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, अदम एतमाद है, हमजा शहबाज की आ गई, हाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो फिर दोबारा आ गई और राना सना ने कहा कि ये कोई 2-4 दिन का खेल है, हम मज़ीद बंदे तोड़ लेंगे, यानी हम फिर अदम एतमाद ले आएंगे। इतनी जल्दी अफसरान चेंज नहीं हो रहे जितनी जल्दी हुकूमतें चेंज हो रही हैं। तो इस्तेकाम किस तरह आएगा आप सबके सामने है। अब जिस तरह आपने भी बात की कि भट्टी साहब की भी, तो अंडरस्टूड है, जब नया वज़ीर आला आता है तो अपनी टीम लेकर आता है। तो आते ही उन्होंने सबसे पहले CCPO लाहौर को चेंज किया, DG स्पेशली DG एंटी करप्शन को फौरी तौर पे हटाया गया।
हालांकि वो एक अच्छे ईमानदार ऑफिसर हैं। ये वो एंटी करप्शन अफसर थे डीजी जो कि फराह खान वगैरह के केसेस की भी शायद तफ्तीश कर रहे थे। जी बिल्कुल, फराह खान केसेस तमाम तफ्तीश यही कर रहे थे, तो उन्होंने इनको बुलाया था, मुख्तलिफ और भी तफ्तीश करते तो बनता था हटाना। और उसके बाद जो दूसरा आपको बताएं, जो जिस तरह आपने भट्टी साहब का कहा, मोहम्मद खान भट्टी जो हैं वो असम्बली सर्विसेज के आदमी हैं, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दिया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो सीएसपी अफसरान किसी तरह दूसरा तो ये तो गैर आईनी तकर्री नहीं हुई? मुझे ये तो वज़ीर आला की सवाब दी था, किसी भी सर्विसेज के बंदे को वहाँ से अपना सेक्रेटरी ले ले। अच्छा। लेकिन आम तौर पे सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान से ही वहाँ जो होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है जी। उनको जो नबी अलवान थे वहाँ से उन्हें हटा दिया गया, उनको गवर्नर का सेक्रेटरी लगा दिया गया। इसी तरह कल चार्ज दे दिया गया, जो सेक्रेटरी ज़राअत हैं उनको एंटी करप्शन का चार्ज दे दिया गया। तबादले तो इसी तरह होंगे जिस तरह होते रहे हैं। और लेकिन देखिए, जो आपने बात की ना कुछ क्राइम की भी, तो किसी चीज़ में ठहराव तो होना चाहिए ना। इस वक्त जो है, इस वक्त जो आईजी नए आए जो नए आईजी आए हैं अपना फैसल शाहकार, एक ईमानदार प्रोफेशनल अच्छे ऑफिसर हैं। लेकिन पिछले आईजी भी बड़े अच्छे ऑफिसर थे। पिछले आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने पहले लिख कर दे दिया था कि हमें तब्दील कर दिया जाए, उसमें आईजी तब्दील हो गए। अब देखें चीफ सेक्रेटरी भी मेरे ख्याल तब्दील हो जाएंगे। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो भी तकर्रियाँ की हैं वो कालादम करार दे दी हैं, लेकिन आईजी की अपॉइंटमेंट तो चीफ मिनिस्टर नहीं करता, वज़ीर आला नहीं करता, वो रिकमेंडेशन नहीं होती है, वो सेंटर। अच्छा, वो असद उमर ने एक लिस्ट भी बनाई हुई थी, आपको याद है रईस साहब, जिन अफसरान को शायद इबरत का निशाना बनाना है शहबाज गिल के कहने पे, वो लिस्ट भी है कोई? जी, वो लिस्ट जो सबसे पहले तो उनकी जो हिट लिस्ट पे थे वो आईजी थे, फिर उनकी हिट लिस्ट पे वो सीसीपीओ थे, क्योंकि उस वक्त जो आईजी एक्ट कर रहे थे अंदर असम्बली के अंदर, तो उस वक्त सीसीपीओ भी वहीं मौजूद थे, डीआईजीज भी वहीं मौजूद थे। तो उन्होंने लिस्ट तो बनाई हुई है, जिस तरह ये डीजी एंटी करप्शन चले गए हैं इस तरह और भी लिस्ट बनाई गई है। दूसरे जो आपने भी बात की, इमरान खान आ रहे हैं, आज बैठेंगे, इमरान खान आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं आपको एक वजाहत करता चलूँ कि जब ये वज़ीर आला बनाया जा रहा था पीडीएम की तरफ से परवेज़ इलाही को, और रात को बाकायदा जो टीम गई नून लीग की, उन्होंने मुबारकबाद दी, दुआए खैर हुई, और रात 12 बजे आसिफ जरदारी को जाके शुक्रिया करके आए परवेज़ इलाही। लेकिन उसकी और भी मुहर्रकात हैं सुबह तब्दील होने के, लेकिन एक बड़ा मुहर्रकात जिनमें हैं उनमें एक बड़ी बात ये थी, उन्होंने कहा कि मैं 12 जो जमातें हैं उनको किस तरह संभालूंगा। उन जमातों में 3 माह हमजा शहबाज की गवर्नमेंट को हो चुके हैं, 3 माह में वज़ीर नहीं बन सके, 7 वज़ीर बने, 2 को महकमे दे दिए, बाकी वज़ीर बन ना सके। तो मैं 12 जमातों को किस तरह संभालूंगा, मैं एक जमात को ही संभाल लूँगा अगर वज़ीर आला बन गया। और जो इमरान खान है वो इंतज़ामी मामलात में इतनी दखल अंदाजी नहीं करते कि इसको CCP लगा दो, इसको DPO लगा दो, इसको फ़लाँ लगा दो। तो यहाँ पर वो एक ये कह सकते हैं कि जब आए हैं तो एक इंतज़ामी तौर पे इंतज़ामिया के लिए जो उनके इख्तियारात हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं। नहीं तो इमरान खान, मैं हैरान हूँ इस पे, हम भी इमरान खान दखल अंदाजी नहीं करते, CCPO लगा दो, तो इतने फिर चेंज क्यों होते रहे उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत में? उनके दौर में तो बहुत चेंज हुए फिर तो लोग उनके दौर में, तो फिर कौन करता था? इमरान खान ये कहता हटा दो, मैं बता, वो दखल अंदाजी ये करते थे कि जब कोई वाक़या एक हुआ, थोड़ा सा रिपोर्ट हुआ, वो कहते आईजी क्या कर रहा है भाई, क्या CCP क्या कर रहा है, इसको हटाओ, बस वो इनका ये मामला था। वही नहीं, मतलब ये वो हटाने की बात करते थे, लगाने की बात। मेरे कहने का मतलब है वो किसी को स्पेसिफिक नाम नहीं देते कि इसको लगा दिया जाए। वो जिस तरह एक CCP लाहौर लगाया गया था, बड़ा इमरान खान ने नाम भी लिया, तो वो कहने पे किसी ऑफिसर के उन्होंने नाम लिया था, वो खुद पिन पॉइंट करके ऑफिसर नहीं लगवाते। बाकी डीसीज वगैरह तो मुबैना तौर पर फराह खान साहब शायद लगवाती थी। अच्छा, anyway, जो उन्होंने ये भी आपने बड़ी बात की, मैं आपको इसका जवाब दे, जो फराह खान ने पिछले दौर में जब लगाए गए थे तो कुछ लोग उनके नाम से तब्दील कर दिए गए, जबकि उन्होंने तब्दील नहीं करवाए थे, और जो उन्होंने तब्दील करवाए थे वो लाहौर में मौजूद थे और अच्छी पोस्टों पर मौजूद रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, जो उन्होंने लगवाए थे वो हमजा शहबाज के दौर में भी अच्छी ओहदों पर रहे हैं। अच्छा, वो जो जिनको हटाना चाहते थे उनको उसका फरा का नाम डाल के उसको हटा देते थे। वो मेरे इल्म में है जितने अफसरान उसने लगवाए थे, क्योंकि आपको पता है मैं इसकी स्टोरी के पीछे सबसे ज़्यादा रहा था। जी जी जी, तो इतने भी वास्त ये नहीं था कि हर बंदा वो लगवाती थी, जितने लगवाए थे वो जोरदार लोग हैं, वो पहले भी बैठे रहे।
वो बाद में बैठे रहे। अच्छा रईस साहब, मूविंग ऑन, ये फरागोगी वाला इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेकिन मेरा ख्याल है अब उनकी भी ओपनिंग होगी, अब वो वापस आ ही जाएंगी तो तब बात करेंगे। Back in the business. लेकिन इस वक्त ऑब्वियसली खान साहब जो है, आज उनका लाहौर का दौरा होगा और नॉमिनेशंस में उन्होंने सिप्तान खान और वासिफ कयूम को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए के नाम दिए हैं। तो क्या और तकरीरियाँ हम एक्सपेक्ट करें, एक्टिविटीज़ क्या होंगी खान साहब की, आज क्या होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक तो अपना परवेज़ इलाही से मिलेंगे और जो भी मामलात पंजाब के हैं जो इमरान से मुतल्लिक़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें जिस तरह सिप्तान खान को और वासिक कयूम को उन्होंने अभी नामज़द किया है, तो जो मेरे ज़रा ये कहते हैं कि अभी वो वज़ीर जो है ना, वज़ीर डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तैनाती से पहले वो शायद वजारतें शायद अनाउंस ना करें, क्योंकि इस तरह धड़ेबाजी बन जाती है, फिर नाराज़गियाँ बन जाती हैं, क्योंकि ये खुफिया वोट है, इसमें उन्हें हो सकता है इसमें उन्हें फिर मसलों का सामना भी करना पड़े। और ज़्यादातर जो है कुछ ऐसे मामलात हैं जिस तरह हेल्थ कार्ड के मामलात हैं, जिस तरह जो हॉस्पिटल्स बन रहे थे जो वो कहाँ तक बने, हेल्थ कार्ड है, और जो वज़ीरों के नाम है उनमें सबको पता है कुछ पुराने वज़ीर, यास्मीन राशिद है, मियां असलम इकबाल है, महमूद रशीद हैं, अपना जैन कुरैशी भी नए लोगों में आएंगे। तो ज़्यादातर 15-16 तो वो वज़ीर लिए जाएंगे। बुज़दार साहब को कुछ मिलेगा इस दफ़ा? मेरा ख्याल बुज़दार साहब को कुछ भी नहीं मिलेगा, वो एज ए MP ही एक्ट करेंगे। अच्छा रईस साहब, मुझे ये बताइए कि एक काफ़ी चीज़ सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, आप तो ऑन ग्राउंड शायद हकीकत हाल से वाकिफ़ हों, ये लंगर खाने और शेल्टर होम सैलानी वाले चलाते थे। ऑल्दो पंजाब गवर्नमेंट का हुकूमत इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था, लेकिन उन्होंने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को इसकी जिम्मेदारी दी हुई थी। तो ये जो है बात कि जी इमरान खान साहब ने आते ही लंगर खाने दोबारा खोलने की इंस्ट्रक्शंस दे दी, तो क्या ये लंगर खाने बंद हो गए थे? नहीं, लंगर खाने भी देखे, सैलानी वाले लंगर खाने चला रहे थे, वो बीच में थोड़े से बंद ज़रूर हुए थे, लेकिन जो लंगर खाने और सैलानी के अलावा जिस तरह एप्टम के हैं गौर साहब वो चला रहे थे, कुछ और भी लोग थे जिन्होंने जिम्मेदारी ली हुई थी। तो वो लंगर खाने उस तरह चल रहे थे, दरमियान में रेलवे स्टेशन का शायद बंद हुआ था। तो जिस तरह आपने बात की, तो लाहौर में जिस तरह मैंने हेल्थ कार्ड की बात की, लंगर खाने भी उनका मेन इशू है, क्योंकि ये उनकी जो कह लें जो ये बनाए गए थे लंगर खाने, उनकी एहलिया के कहने पर बनाए गए थे, तो इसमें वो टची भी हैं और इसमें लोगों को फ़ायदा भी होता है। ये सैलानी के साथ साथ बिल्कुल बंद होने नहीं चाहिए थे ये, अगर तो हुए थे। वैसे मिफ्ता साहब कहते हैं कि बंद नहीं हुए थे। नहीं, मैंने बताया ना, बंद नहीं हुए, सिर्फ रेलवे स्टेशन का जो है वो थोड़ी देर के लिए किसी मामले में बंद हुआ था, लेकिन वो सारे इस तरह बाकी चल रहे थे, कर दिए, ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा रईस साहब, नाउ कमिंग बैक टू गोइंग ऑन टू रादर, ये कल हमने खबर जो थी इस पे हमने ज़रा डिस्कस किया था डिटेल में। आप बताइए, आप तो इसको फॉलो भी कर रहे हैं। DHA फेज़ 5 में किडनैपिंग, कार जैकिंग का जो एक केस है वो सामने आया है, और उसके बाद ये भी पता चला कि पिछले कुछ दिनों में कोई 10-11 और केसेस ऐसे हुए। तो इसकी क्या बैकग्राउंड है और इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है? देखिए जी, सही कहा आपने, जिस तरह लाहौर में और दूसरे शहरों में क्राइम है इस, लेकिन इसमें हैरानगी की बात यह है कि डिफेंस में कुछ ज़्यादा ही होना शुरू हो गया है। डिफेंस में एक तो रोड बहुत तेज़ है कि वारदात करने वाला उसको पता है कि जब मैं वारदात करूंगा तो मुझे जिस शहर में रुकावट मिलती है यहाँ रुकावट नहीं मिलेगी और बहुत तेज़ी से मैं बाहर निकल जाऊँगा, और साथ ही रिंग रोड है, वहाँ से निकल के कहीं भी जा सकता है वो। और डिफेंस में जो ये वारदातें हो रही हैं, बड़ी और ख़तरनाक वारदात ये कि जो ये गैंग ऑपरेट कर रहा है, इसमें ये आम तौर पे अब जब डकैती करते हैं, कार में एंटर होते हैं, बंदा साथ होता है, कभी किसी को ANF का बता देते हैं, कभी किसी को कस्टम्स का बताते हैं, वो लोग समझते हैं शायद किसी महकमे के हैं, और उनका मेन मकसद होता है कि उसे डरा डरू के उनसे दूर ले जाके उसे उतार दिया जाए, और वो मेन मकसद होता है कि उसकी चीज़ें छीन ली जाएँ और कार ले जाए। लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक गैंग ऑपरेट कर रहा है। अभी जो आपने बात की, मेरे ख्याल पिछले 10 दिनों में, परसों रात भी मुझे एक जानने वाले ने बताया कि उसकी कार छीन ली गई, और कल एक मुझे FIR किसी ने डिफेंस की दी कि उसके घर में चोरी हो गई। इससे पहले आप देखें कि एक लेडी डॉक्टर थी, उससे वो छीनने लगे हैं उसके जेवरात वगैरह, उसने मज़ामत की, उसे मार दिया गया। तो जितनी डिफेंस में इस तेज़ी से वारदातें हो रही हैं, शायद लाहौर के दूसरे हिस्से में नहीं हो रही। और वजह यह है कि जहाँ तक मैंने असेस किया कि एक तो लोग आते हैं और गेट के बाहर जब खड़े होते हैं या किसी बिल्डिंग के बाहर कुछ इंतज़ार करते हैं गेट खोलने का, तो सबसे पहले डाकू जो हैं वो बड़ी तेज़ी से उसके सर पे पहुंच जाते हैं, और फिर वहाँ से उसके निकलने के लिए बहुत तेज़ रास्ते हैं, उसकी असेस बहुत तेज़ है। और इसी तरह मैं आपको एक और आखिरी बात बताता चलूँ, जब मुझे हैरानगी हुई, हम समझते थे कि रिंग रोड लाहौर जो है इस पर बहुत कैमरे लगे होंगे, लेकिन जब मेरी उसके SP से बात हुई, उसने कहा ये FWO ने लगाए हैं,
सिर्फ बूथ पे विजिलेंस कैमरे लगे हैं जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्टर नहीं है, फेस रीडर जो फेस रीडर कैमरे होते हैं वो नहीं है। वो सिर्फ उससे बड़ी मुश्किल से शायद नंबर प्लेट मिले। किसी मोटरवे पे कहीं भी क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए कोई कैमरे मौजूद नहीं है, जबकि ऐसे कैमरे लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये तो बड़ा ही इजी एस्केप रूट मिल गया है इनके लिए। अच्छा ये बताएं, एक और चीज, फास्ट रूट मिलता है। तो ये जो FIRs कट रही हैं इन केसेस में, क्योंकि अगर लोगों को साथ ही लेके निकल जाते हैं तो ये तो किडनैपिंग और ऑब्वियसली कार चोरी, ये तो 2 लगनी चाहिए साथ। लेकिन कल वाले किस्से में जो हमें खातून का पता चला, जिसकी CCTV फुटेज भी चल रही है, बहुत वायरल हुई है, तो उसमें सिर्फ गाड़ी चोरी की बात हो रही है, किडनैपिंग की नहीं हो रही। नहीं देखें, उसने जो इसमें FIR में जो दफ़ा लगी है वो सिर्फ 392 डकैती की लगी है, जबकि जब वो कार में खातून मौजूद थी और कार लेके वो मूव हुए हैं, चाहे 10 गज भी मूव हुए ना, 10 मीटर सिर्फ, तो इसका मतलब उन्होंने उसको अगवा कर लिया। तो उसको पुलिस को उसकी अगवा की दफ़ा लगानी चाहिए थी। और जब वो लिख रही है FIR में कि मुझे लेके वो कार में निकले और आगे मैं मुश्किल से जान छुड़ा के वहाँ से कार से बाहर निकली, तो इसका मतलब वो ख़ुद बता रही है कि मुझे अगवा कर लिया गया। लेकिन पुलिस का मामला ये है कि ऐसी दफात लगाते हैं कि बस डकैती हुई, कि ताकि उनको ज़्यादा खेचल ना करनी पड़े। बहुत तफ्तीश में एक हफ्ते में अंदाज़न 11 वारदातें हुई हैं मेरा ख्याल है, ये डिफेंस में ही सिर्फ। हाँ, जो मेरी इतलात में जो आई हैं तकरीबन कोई एक हफ्ते में 1 रोज़ तो हुई है, तकरीबन 1 रोज़। तो परसों रात भी एक रिटायर्ड पुलिस उसकी ऑफिसर की कार छीन ली गई। तो लेकिन ख़तरनाक ये चोरी भी हो रही है और छीन भी रही है, और ज़्यादातर इनमें वाइट गाड़ी। परवेज़ इलाही साहब, होपफुली उन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, इसको भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब, आपने हमें वक्त दिया, तमाम सूरत हाल का। बेसिकली नई हुकूमत जो आई है, और पिछली जाने वाली को भी वैसे तो यही करना चाहिए था, लेकिन अब नई आई है तो दे हैव देयर हैंड्स फुल। सबसे पहले तो ये शहरियों के लिए जीना आसान किया जाए, क्योंकि लाहौर इज़ रियली नॉट नोन फॉर दिस, और ख़ासतौर पे हम एफ्लुएंट प्लेसेस की बात कर रहे हैं। और फाइनली कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आजमाइशी बुनियादों पर आगाज़ हुआ है। शहर के 2 मकामात पर हाई टेक कैमरे जो हैं वो नस्ब किए गए हैं। एक हसन स्क्वायर पे बताया जा रहा है और बलोच कॉलोनी पुल पे बताया जा रहा है। 12 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। जदीद तरीन सिक्योरिटी फीचर्स इनमें शामिल हैं। सड़क पर चलती गाड़ियों के नंबर और फ्रंट सीट पर बैठे अफराद को शनाख्त किया कर सकते हैं। हाई टेक कैमरों से यही होता है। अभी रईस साहब भी एक्चुअली हमें बता रहे थे, लेकिन सबसे मतलब कॉमिकल बात मुझे लग रही है कि अभी भी आजमाइशी तौर पे ये स्टार्ट हुआ है। मतलब कि अच्छा चलो ठीक है, शुक्र कर लिया। अब दोबारा से मैं कहूँगी, आजमाइशी उस पर ही स्टार्ट हो रहे। इट शुड हैव बीन डन अ लॉन्ग टाइम बैक। और कुछ हमने अच्छा चलो फिर आप मुझे फिर कुछ कहने ही नहीं दे रहे कि हालांकि मैं ये ज़रूर पॉइंट बनाना चाहती हूँ इधर, पॉइंट बल्कि जिसको कहते हैं ना पॉइंट मारना, तो पॉइंट मारना चाह रहे हैं कि कर दें और जगहों पे भी, जस्ट डू इट ऑलरेडी। पूरी दुनिया में ये बात अब आम सी हो गई है। पाकिस्तान के कितने शहरों में ये हो रहा है, तो वाई नॉट करा। अच्छा, मुझे नहीं समझ आता कि 2022 में हम कैमरे लगा के आजमाइश करेंगे कि मैं भी यही कह रही थी, चलते हैं कि नहीं चलते हैं, कैसे चलते हैं। मतलब ये तो बस लगा आजमाइश की क्या जरूरत है, चलते हैं आप लगा दें बस, और इसको फिर ऑपरेशनल भी हम कोई स्पेस में रॉकेट नहीं भेज रहे हैं जिसमें आजमाइशी रनिंग हो रही है कोई। मतलब हमारा आर्ट जो है पाकिस्तानी आर्टिस्ट का, वो स्पेस तक पहुंच रहा है, लेकिन हमारे कैमरे अभी फिट नहीं हो रहे। तो डू इट ऑलरेडी प्लीज। आजमाइश बात कर रहे हैं, लेकिन ये आजमाइश के मरहले से निकल आए, आजमाइश की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा हाँ, और बाय द वे लाहौर में रिंग रोड ये जो बिल्कुल सेफ एस्केप रूट मिला हुआ है ना, मतलब मैं तो शॉक में चली गई हूँ कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की रिंग रोड, कहीं से कहीं आप 15 मिनट 20 मिनट में पहुँच जाएं जहाँ घंटों लगते हैं, बट नो कैमरास। तो ये तो सही एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है उनको कि भाई गाड़ी लो, वहाँ चढ़ जाओ और निकल जाओ जहाँ भी जाना है। सो उस पर भी देखा जाए परवेज़ इलाही साहब के लिए। आज से बरतानिया के शहर बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान ने भी अपना एक बड़ा दस्ता कॉमनवेल्थ गेम्स में भेजा है और कौमी दस्ते की क़यादत रेसलर इनाम भट्ट और बिस्मा मारूफ कर रहे हैं। और पहली बार पाकिस्तानी बॉक्सर महरीन बलोच भी गेम्स में शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान इज पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉट ऑफ बिल्कुल एवेन्यूज़ में वो जा रहे हैं इवेंट्स में। विमेन क्रिकेट को भी पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया है। और पिछले साल आपको याद दिला दें, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद ये तब्दीली ज़रूर आई है कि अब ऐसी सोच पैदा हो रही है कि क्रिकेट के अलावा भी पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है। थैंक यू। और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी क्रेडिट हम भी लेंगे, हमने भी कंट्रीब्यूट किया आपको दिखाने में फॉर द डिसीजन मेकर्स कि देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट आउट देयर इन अ लॉट ऑफ अदर स्पोर्टिंग इवेंट्स। सो इनाम के लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं, फिर अरशद के लिए जैवलिन थ्रो वाले, उनके लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं और दुआएं।
और लेट्स सी इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि इस दफ़ा हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अच्छा, इनाम बट तो हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे गप्पे शप्पे लगाते हैं भाई। बर्मिंघम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इनाम। इनाम वैसे तो बहुत सी बातें करनी है आपसे और करते भी रहते हैं। आप तो हमारा रेगुलर पार्ट ऑफ आवर शो है, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि हमने सुना है कि बरतानिया में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो नॉट दैट आपको कोई फ़र्क पड़ा होगा क्योंकि हम तो पाकिस्तान की गर्मी के यूज्ड टू हैं, तो कैसा मौसम है ज़रा ये तो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच हुमा एंड अब्दुल्ला। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस शो पे आके, घर जैसा माहौल लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजलो करम के साथ मुझे 2 दिन हो गए हैं मैं यहाँ पर बर्मिंघम में आ गया हूँ और बड़ा ही खुशगवार मौसम है जी। बिल्कुल सुनने में यही आ रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान से कंपैरिजन करते हैं तो हम तकरीबन 35 से 40 डिग्री में ट्रेनिंग करते हुए आए हैं और इस वक्त यहाँ का जो मौसम है वो तकरीबन 20 डिग्री के करीब है। तो पाकिस्तान से तो कदरे बेहतर है, कदरे ठंडा है मौसम। और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग सेशन का भी आगाज़ किया है। बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क तो ज़रूर है पाकिस्तान के साथ, यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर है मौसम, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट हो जाएगी माहौल के साथ। और इंशाल्लाह भी 5 से 6 दिन मेरे पास हैं इवेंट के लिए और पूरी टीम बहुत अच्छी तैयारी में है। इंशाल्लाह हम बहुत होपफुल है कि इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। अच्छा, आप ट्रेनिंग की भी बात कर रहे हैं, सर्टनली गोल्ड की ही सब कोशिश करते हैं जितने भी खिलाड़ी जाते हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी, ऑल्दो एक बड़े एजाज़ की बात है। तो ट्रेनिंग क्या कोई खुसूसी ट्रेनिंग है अपने ओपोनेंट्स को देखते हुए, उनको स्टडी करते हुए, या जो रेगुलर ट्रेनिंग आप करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज से ही कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है और मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं सैयद आरिफ हसन साहब, उन्होंने मुझे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है बिस्मा मारूफ, उनके साथ आज मैं पाकिस्तान का फ्लैग कैरी करूंगा। और इतने बड़े टूर्नामेंट में अपने मुल्क का फ्लैग जो है वो कैरी करना एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो बहुत अच्छी की है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है। जितनी हम एफ़र्ट कर सकते थे पाकिस्तान में रहते हुए हमने वो तमाम एफ़र्ट पुट की है। हमने वीडियो एनालिसिस किए हैं, हमने जदीद तरीक़ों पर कोशिश की है कि हम अपनी ट्रेनिंग को कर सकें और मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ। और मेरे साथ जितने मेरी टीम मेंबर हैं, 6 रुकनी हमारी टीम है और मैं बहुत होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को रेसलिंग में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी और इंशाल्लाह बहुत सारे मेडल हम रेसलिंग में जीतेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जी एब्सोल्युटली, हमें बिल्कुल यही तवक्को है आप लोगों से। और ख़ास तौर पे नाम आप ऑब्वियसली इससे पहले मुख्तलिफ इंटरनेशनल मुकाबलों में आप मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं, बड़ा आपको एक्सपीरियंस है, तजुर्बा आपको हासिल है। तो क्या आप ये समझते हैं कि अभी बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ में यहाँ मुकाबला ज़्यादा टफ होगा या फिर पहले के मुकाबलों की तरह ही आप उसको फेस करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम के साथ मैं बेशुमार मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ और आलमी टाइटल भी जीत चुका हूँ और कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ और इस मुकाबले के लिए भी बहुत अच्छी तैयारी की है मैंने। देखें, जब भी आप इतना बड़ा कॉमनवेल्थ का मुकाबला खेलने के लिए आते हैं तो तमाम कंट्रीज़ उसके ऊपर वर्किंग करके आती हैं और स्पेशली जब आप गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं तो हर मुल्क ने आपके लिए ज़्यादा तैयारी की होती है, आप ज़्यादा नज़रों में होते हैं। हर मुल्क को पता होता है कि हमें जो एक टफ कंपटीशन है वो लास्ट के गोल्ड मेडलिस्ट से मिलेगा, तो इसलिए ज़्यादा तैयारी के साथ लोग आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुकाबले को आखिरी मुकाबला समझ के खेलना है और क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है, यहाँ पर गोल्ड मेडल तक पहुँचने के लिए तकरीबन 4 से 5 फाइटें विन करना होगी और तमाम जो फाइटें हैं तकरीबन नॉकआउट मरले की तरह ही होती हैं। आपके पास चांस नहीं होता कि आप किसी भी हरीफ को आसान लें। तो इंशाल्लाह पूरी एफर्ट करेंगे, पूरी जान लगाएंगे और हर मुकाबले को फाइनल मुकाबला समझ के खेलेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ। हमारे दीगर जो खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे उनके लिए शुक्रिया इनाम बट। इंशाल्लाह आज शाम में, आज रात में जो आप पाकिस्तान का परचम लेके बिस्मा के साथ उतरेंगे, हमारे दस्ते की क़यादत करेंगे, वो भी हम देखेंगे। और एक खबर हमारे पास ये है कि पाकिस्तान की बीनिश हयात हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स पाकिस्तान जो हॉकी एम्पायर्स की फहरिस्त में इन्हें शामिल किया गया और हॉकी एम्पायर्स में वाहिद पाकिस्तानी हैं जिनको शामिल किया गया। आई फील सो प्राउड, मतलब कि हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन, वो कहाँ कहाँ पहुँच रही हैं और एम्पायरिंग में भी
देखिए ना, मतलब ये एवेन्यूज है ना डिफरेंट जहाँ खुले हुए हैं, तो ये एम्पायर उधर होंगी, शामिल होंगी। इससे पहले पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल हॉकी भी खेल चुकी हैं और ये कॉमनवेल्थ में एम्पायर्स की फहरिस्त में पाकिस्तान की तरफ से वाहिद एम्पायर होंगी जो अब उस फहरिस्त का एक्सपीरियंस इज अमेजिंग हिस्सा है। अच्छा जी, और हमारे क्या रिकॉर्ड बनाने, आपको पता नहीं लगा? एक सेकंड, जो आपको पता है ना कि हम कहते हैं कि जी हमारे रिकॉर्ड फिर नहीं बनते, ये वो एक रिकॉर्ड है हमारा, टॉप पे जा रहे हैं उसमें। और बताते हैं क्या है कि सियासी अदम इस्तेकाम के साए में डॉलर की कीमत नई बुलंदियों को छू रही है और डॉलर जो है वो नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। बताना ये था, इंटरबैंक में डॉलर मजीद तकरीबन ₹2 महंगा होकर 238 रुपए पे हो गया है, पहुंच गया है। माशाल्लाह, तालियां हो जाएं। और ओपन मार्केट में 240 से भी ऊपर है, जबकि इतलात हैं कि कमर्शियल बैंक 250 रुपए पर भी इंपोर्टर्स को लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो नहीं दे रहा। तो यानी मिल ही नहीं रहा, अब तो नायाब चीज़ हो चुकी है। और एक तरफ रुपया जो है वो शदीद दबाव में है और दूसरी तरफ IMF डील पर हुकूमत की तसल्लियाँ और दिलासे जो हैं तो वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। और वज़ीर ख़जाना अब कहते हैं कि IMF से कर्ज की आमद बस हफ्तों में यूँ आई। कब ख़त्म होंगे? We've met the prior conditions by the IMF to be able to get hopefully the first tranche whenever their board meeting takes place. The IMF did talk about anti-corruption laws and inshallah we will hire, in consultation with the IMF and civil society of Pakistan, we will constitute a commission of some of the best experts from around the world. I'll get experts from Pakistan Business Council. I'm very happy that we've averted the default, and my most priority is to ensure that Pakistan is getting more inward dollars than the dollars going out. ठीक है जी, अब डॉलर तो हुकूमत के कंट्रोल में आ नहीं रहा, लेकिन साथ साथ बाकी चीज़ें भी नहीं संभल रही हैं। एक बेयकीनी की कैफियत है, नज़र ये आ रहा है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत की जिसे कहते हैं ना बुनियादें हिला कर रखती हैं और हुकूमत की तमाम तर तवज्जो इस वक्त सियासी महाजराई पर है। बेसमत पॉलिसियों ने बेयकीनी को मज़ीद बढ़ावा दिया है। शहबाज हुकूमत को जान लेना चाहिए कि उनके लिए बड़ा सियासी ख़तरा, मौशी मुश्किलात हैं और अगर आपने हुकूमत में रहना है तो कम अज़ कम अपने फैसलों से मुतल्लिक़ अवाम को एतमाद मिलें। डॉक्टर वक़ार मसूद फॉर्मर एडवाइज़र टू PM है ऑन रेवेन्यू एंड फाइनेंस एंड फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस है, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया वक़ार साहब, आपने वक्त दिया। वक़ार साहब, आम आदमी मतलब उसकी क्या ही बात करें, उसके लिए बात जानना ज़रूरी है कि डॉलर पिछली हुकूमत में ऊपर जाता रहा और 3 साल आपको पता ही ये सिलसिला चला, लेकिन मौजूदा दौर में तो इंतहाई हो गई है, 3 माह में रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो क्या इसकी वजूहात बन रही हैं? जो ये वाले हैं वो कहते हैं पिछलों की वजह से जा रहा है, अब पिछलों की अगर बात सुन लें तो फिर उससे पिछलों की वजह से उनकी हुकूमत में ऊपर गया। मतलब किसी का कोई कसूर होता नहीं है, पिछलों का होता है। फरवरी के अंदर हमें IMF से छठी ट्रांच मिली थी, छठा जायज़ा जो है वो मुकम्मल हुआ था। उसके बाद हमने वादे किए थे कि जनाब हम अगले ट्रांच के लिए जो तकरीबन जून के वक्त होगी मुख्तलिफ़ चीज़ें करेंगे, लेकिन हमने वो वादे थोड़े से जो हैं उनमें तरमीम कर दी, उनको पूरा नहीं किया। खुसूसन कि जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को मुंजमद कर दिया और फिर कहा कि जून तक मुंजमद रहेगा। और फिर जब नई हुकूमत आई नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो उसने भी वक्त ले लिया। उन्हें चाहिए था कि भाई मतलब 10 अप्रैल को वो आए हैं तो अप्रैल के महीने में इसको ठीक कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इस वजह से ताख़ीर हुई। फिर ये कि जब आपने सब चीज़ें उनकी कर दी, IMF के मुतालबात को तस्लीम कर लिया और कर दिया, तो उसके बाद भी जो है ये बड़ी अजीब व गरीब बात हुई कि 16 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऐलान किया कि जी अभी 4 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का गैप है जो दोस्त ममालिक देंगे। ये किसी को नहीं मालूम था। और फिर उसके बाद ये ख़बर भी आ गई कि अगस्त के तीसरे हफ्ते के अंदर IMF का प्रोग्राम मंजूर होगा और नई ट्रांच मिलेगी। तो ये तमाम बातें जो हैं वो बड़ी इस्तराब का बाइस हुई, लोगों में परेशानी हो गई। फिर ये जो भी कुछ रही कसर थी वो जब 17 जुलाई के इंतख़ाबात के बाद जो नताइज आए उससे फिर ये बेयकीनी पैदा हो चली कि सियासी मुस्तक़बिल क्या है। और हम देख रहे हैं कि आज तक वो बेचैनी या अदम इस्तेहकाम जारी है। अच्छा
वकार साहब, चलें ये भी बताएं कि इस वक्त पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है, और कुछ नहीं बस महंगाई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह डॉलर का बेकाबू होना बताया जाता है। तो फिर IMF डील वाली बेयकीनी भी है और डायरेक्शन लेस सी माशी पॉलिसियाँ भी हैं, तो हुकूमत ये भी कंट्रोल ना कर सके तो नाअहल के अलावा इसको क्या कह सकते हैं? मतलब आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करें? देखिए, ये जो आपने बातें रखी हैं ये सब वजह हैं, और इसमें यकीनन हमारी सियासत का भी हाथ है, और फिर हमारे मईशत के जो रहबर हैं उनका भी इसमें हाथ है। और यकीनन अब इस वक्त आपका जो इन्फ्लेशन है, अब देखिए इन्फ्लेशन के नताइज आने वाले हैं और लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगले महीने तकरीबन 24% का इन्फ्लेशन होगा। और ये इन्फ्लेशन ये उन्हीं फैसलों का नतीजा है जो कि बिलाखिर करने पड़े, और कीमतों को मुंजमद कर दिया था आपने, और फिर कीमतों को बढ़ाना पड़ा एक साथ, और इसमें सभी लोग कुछ हद तक। शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। खैर, इस पे हम और क्या ही बात करें, आपके सामने ही हैं जो हालात हैं। बात तो यह है कि अल्फाज का और फिगर्स का जो भी गोरख धंधा हो, हम सबकी मुश्किल आसान नहीं हो रही, लेकिन ये तो वही बात होगी जिस डॉलर कल ना 100